आज मेरी शादी है। मेरे लाख मना करने पर भी मेरे माता-पिता ने मेरी शादी एक अनपढ़ गँवार इंसान से तय कर दी। मैं मुंबई जैसे शहर में पली-बढ़ी थी, पर पापा, मैं अपने होने वाले पति से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, क्योंकि मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे माता-पिता ने मेरी शादी एक किसान से तय कर दी। मुझे ये शादी मंज़ूर नहीं थी, क्योंकि मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी, पर मैं अपने माँ-बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाई और आज मेरी शादी हो गई। मेरी किस्मत ही फूटी थी, ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं। शादी हुई और मैं अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके 6 घंटे के सफ़र के बाद मैं उसके घर पहुंची। 2-3 दिन में सारी पूजा विधि होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। सच कहूँ तो मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी और तो कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे अनपढ़ गँवार लगा। उसका रंग सांवला था। मुझे उसे देखकर घिन आ रही थी। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और गाल ही गाल में हंसने लगा। मुझे उसका देखना और हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारी जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे तुरंत जवाब दिया कि मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मुझे तुम्हारे जैसा अनपढ़ गँवार पति मिला है। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। क्या करती मैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी। कहने लगे कि लड़का बहुत अच्छा है, ख़ानदानी है, ज़मीन खेत बहुत हैं, खुद की खेती करता है। तुम सच में बहुत खुश रहोगी। पर क्या सुख सिर्फ़ ख़ानदान और पैसा ही होता है? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? मेरा मन नहीं है क्या? मेरा मन नकारात्मक विचारों से भर गया था। मेरा मन मेरे शब्दों के विरोध में जा रहे थे और मैं इस गुस्से में अपने पति को सुनाए जा रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा गुस्सा उसी पर उतरे। इस पर मुकेश कहने लगा कि सोनाली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सही कह रही हूँ मैं। तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे मुंह लगने की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। खुद का मुंह देखा है आईने में? ना तुम पढ़े लिखे दिखते हो और ना ही दिखने में सुंदर। पता नहीं मेरे माँ बाप ने तुझ में क्या देखा। मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। और मैं रोने लग गई। मुकेश को क्या कहा जाए, यह समझ ही नहीं रहा था। मैंने रोते रोते उससे कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी सारी बातें सुनकर वह हैरान था। कहने लगा कि सोनाली, यह तुम क्या कहे जा रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कहे जा रही हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ वह तुमसे कई गुना सुंदर है, पढ़ा लिखा है। उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। यह सुनकर उसकी आंखें भर आई थीं और वह कमरे से बाहर चला गया। पर यह सच था कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हम एक दूसरे से घंटों बातें करते रहते थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करने वाले थे। आज मैं अपनी किस्मत पर बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब मुकेश कमरे में आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर पानी था। शायद वह बहुत रोया था और मुँह धोकर आया था। उसने बेड पर से चादर उठाई और नीचे चटाई बिछाकर सो गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और सो गई। दिन बीत रहे थे। ना मैं मुकेश से बात करती थी और ना वह मुझसे। मेरे उठने से पहले ही वह खेत पर चला जाता था और शाम को भी काफ़ी थक कर देर से आता था। जब वह आता तो पूरा पसीना में भीगा हुआ होता। उसमें से मिट्टी और गोबर की बदबू आती थी। मुझे बहुत घिन आती थी। मैं उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखती और कमरे के बाहर निकल जाती थी। बाद में फिर वह फ्रेश होकर बाहर आता था। फिर एक ही मजबूरी थी कि मुझे सबके साथ बैठकर शाम को खाना खाना पड़ता था। सभी लोग एक साथ खाना खाते थे और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शादी के बाद मैं एक ही रोटी खाती और उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। शायद मुकेश के समझ में आ गया था कि मुझे उसके सामने खाया ही नहीं जाता, इसलिए अब खुद ही एक रोटी खाकर उठ जाता था। तब से मैं पेट भरकर खाना खाने लगी। एक दिन भर खेत में काम करता था और देर रात शाम तक घर लौटता था, इसलिए उसे तो पेट भर खाना चाहिए ही। यह मेरी समझ भी आता था, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह पेट भर खाए या ना खाए। मैं तो बस दिन भर अपनी फूटी किस्मत को लेकर सोचती रहती थी और मेरा प्यार अंकित के बारे में सोचती रहती थी। मेरे पास जो फ़ोन था
वह शादी से पहले ही माँ ने मुझसे ले लिया था, क्योंकि इस गांव में औरतें फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थीं। मुझे अंकित की बहुत याद आती थी, इसलिए मैंने अपनी शर्म छोड़कर मुकेश से उसका फ़ोन मांगा और कहा कि मुझे अंकित से याद आ रही है, बात करनी है मुझे उससे। मुकेश मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीना और अंकित का नंबर डायल किया। मैंने सारी शर्म छोड़ दी थी और मुकेश के सामने ही अंकित से बातें कर रही थी। अंकित बेचारा भी बहुत परेशान था। मैंने रोते रोते उसे अपना सारा हाल बता दिया था। मुकेश ने चादर ओढ़ रखी थी और चटाई पर लेटे लेटे सो गया। अब यह मेरी रोज़ की दिनचर्या हो गई थी। मैं रोज़ अंकित के साथ फ़ोन से बातें करती थी और उस समय मुकेश मेरे सामने ही होता था। अंकित अभी भी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी था। एक दिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं बात करते करते बाहर आ गई थी। घर के सभी लोग सो गए थे, मुकेश भी सो गया था। मैं अंकित से बात कर रही थी कि इतने में मेरे जेठ आ गए और मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया और कहने लगे कि तुम्हें कोई शर्म है भी या नहीं? पति के होते हुए भी तुम पराए मर्द से रिश्ता रख रही हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मेरे जेठ ने शायद यह सब कुछ सुन लिया था। मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहे थे। धीरे धीरे सभी कमरे से बाहर आ गए थे और मुकेश भी आंखें मलते हुए बाहर आया और कहने लगा कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाए जा रहे हो उस पर? मेरे जेठ ने सब कुछ साफ साफ सभी को बता दिया था। सब मेरी तरफ देखे जा रहे थे और मैं बहुत घबरा गई थी, पर बाद में खुशी भी हुई कि चलो अच्छा है, अब सच पता चल जाएगा तो ये लोग मुझे मायके भेज देंगे और पापा भी मुझसे परेशान होकर अंकित से मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुकेश ने तुरंत ही मेरी तरफदारी कर कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वह अपनी सहेली से बात कर रही होगी, उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। ऐसा कहकर उसने सबको चुप करवा दिया। हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया था। मुकेश भी कमरे में चला गया था, पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से में ही उसके पीछे गई और उससे कहा कि क्या ज़रूरत थी बड़प्पन दिखाने की? अगर सभी को सच पता चल जाता तो अच्छा ही होता ना। कम से कम मैं अपने मायके चली जाती और मम्मी पापा ने लाज शर्म के कारण मेरी शादी अंकित से कर ही देते तो मुझे क्यों नहीं छोड़ देते। तब वह बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तब भी मैं तुम पर इल्ज़ाम सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे मम्मी पापा की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। अगर वह लड़का मान सम्मान के साथ तुम्हें स्वीकार करने के लिए राज़ी है तो मैं खुद तुम्हें उसके पास 2-4 दिन में ले चलूँगा। मैं तुम्हारे सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर तुम्हें तलाक के कागजात भिजवा दूँगा। बाद में तुम शादी कर लेना और अपनी गृहस्थी में खुश रहना। यह सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार मेरे मन में उसके लिए सहानुभूति निर्माण हुई। पर अगले ही पल मैं उससे बाहर आई और अंकित को फ़ोन लगाकर उसे सब कुछ बता दिया। अंकित भी यह सब सुनकर बहुत खुश था और मुझे कहने लगा कि तुम पहले शहर आ जाओ और अपने पति को तलाक दे दो, हम यहीं कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर तो तुम्हारे माता पिता को हमें अपनाना ही होगा। मैंने हाँ कर दिया और उससे उसके घर का पता ले लिया। 2-3 दिन बाद मैं और मुकेश अंकित के दिए हुए पते पर पहुँचे। अंकित के घर पहुंचकर मैंने मुकेश से कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से और घर जाकर मुझे तलाक के कागजात भेज देना। अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं अंकित के साथ शादी कर लूँगी। तो मुकेश कहने लगा कि ठीक है, मैं जाता हूँ और 3-4 दिन बाद तलाक के कागजात भेज दूँगा। खुश रहना दोनों, चलता हूँ। मैंने अंकित का दरवाज़ा बजाया और दरवाज़ा अंकित ने ही खोला। घर में कोई भी नहीं था, पर उसने तो कहा था कि वे सभी एक साथ रहते हैं और शादी के लिए सभी राज़ी हो गए हैं। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि सभी गांव गए हुए हैं। बाद में हमने बहुत बातें की और फिर हमने सेल्फी ली और वह उसने किसी को तो भेज दी थी। मैंने पूछा तो कहने लगा कि घर वालों को तुम्हारा फ़ोटो भेजा है और वह बाथरूम चला गया। उसका फ़ोन वहीं टेबल पर ही रखा हुआ था और उस पर मैसेज की ट्यून बजी। इसलिए मैंने उसके फ़ोन को उठाया और देखा तो उसमें लिखा था कि माल अच्छा है,
कितने में पड़ेगा? मैं सिर्फ 2 लाख ही दूंगा। यह पढ़कर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं बहुत डर गई, पर डर कर काम चलने वाला नहीं था। मैं वैसे ही नॉर्मल होकर बैठ गई। हमने फिर थोड़ी देर बातें की और फिर वह मुझे वहीं बिठाकर किसी काम से बाहर चला गया। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और वहाँ से निकल पड़ी। मम्मी पापा के पास तो जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं मुकेश के पास, मतलब अपने ससुराल पहुँची। मुझे देख मुकेश हैरान था। कहने लगा कि अब क्यों आई हो? कहा था मैंने कि 3-4 दिन में तलाक के कागजात भेज दूंगा। मैंने रोते रोते उसे सारी बातें बताई। सब सुनकर वह कुछ नहीं बोला, चुप रहा। आज उसके सामने मुझे अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। रात में हर रोज़ की तरह उसने चटाई और चादर उठाई और नीचे बिस्तर बिछाने लगा। आज रात भर मुझे नींद नहीं आई, बस रोए जा रही थी। मैंने मुकेश के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, बस वही सब आंखों के सामने आ रहा था। थोड़ी देर बाद अंकित का फ़ोन आया, पर मैंने उसका फ़ोन भी नहीं उठाया और उसे ब्लॉक कर दिया। सुबह हुई तो मैंने देखा मुकेश कमरे में नहीं था, पर मुझे उसने अपने किए की माफ़ी मांगनी थी और उसे पति के रूप में स्वीकार करना था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसके जैसा प्यार और मेरी चिंता कोई भी नहीं कर सकता। मुझे समझ आ गया था कि इंसान की असली सुंदरता उसके बोलने, उसके व्यवहार से पता चलती है, ना कि सिर्फ सुंदर दिखने से। और सच में मेरा मुकेश मन से बहुत सुंदर था। अब मैं उससे प्यार करने लगी थी और उसकी राह देख रही थी। शाम को जब वह घर आया तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और बहुत रोई, पर वह एक शब्द नहीं बोला। उसने मुझे कुछ कागजात दिया और बोला कि यह कुछ पेपर्स हैं, पढ़कर साइन कर देना। मैंने कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अपनी गलती महसूस हो गई है और जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। मुझे अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना है। मुकेश कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं फूट फूट कर रो रही थी। सोचा कि रात में जब मुकेश कमरे में आएगा तब उससे माफ़ी मांगूंगी और वह ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा। रात में जब वह कमरे में आया तो वहीं फिर से वह चादर और चटाई लेकर सोने चला, पर मैंने उसे वहीं रोका और उसके पैर पकड़ लिए और फिर उससे माफ़ी मांगने लगी। तब मुकेश कहने लगा कि अगर तुमने ये पेपर्स पढ़े होते तो ऐसा नहीं कहती। उसने वह पेपर्स उठाए और मुझे दिखाया। वह पेपर्स दरअसल ज़मीन के थे। उसने अपनी ज़मीन मेरे और अपनी माँ के नाम कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान कैसे इतना अच्छा हो सकता है, पर मैं भी ये सोचे जा रही थी कि आखिर यह मेरे नाम पर ज़मीन क्यों कर रहा है। जब मैं इन सब के बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि 2-3 दिन के लिए मैं शहर जा रहा हूँ, आकर फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उसने पेपर्स पर मेरी साइन ली और सुबह शहर के लिए चल दिया। मैंने 2-3 दिन मुकेश की राह देखी, पर वह नहीं आया। आखिर में 5वें दिन उसका मृत शरीर उसका एक दोस्त लेकर आया। घर में चीख पुकार मच गई। यह देखकर तो मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि मुझे यह सहन नहीं हो सका था। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब उसका दोस्त बताने लगा कि उसे कैंसर हो गया था कुछ दिनों से। कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था। वह परेशान दिख रहा था, पर उसने कुछ नहीं बताया। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था और इस दौरान पता चला कि उसे कैंसर हो गया है और आज वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। यह सुनते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे अब लगने लगा था कि यह अब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही इन सब के लिए ज़िम्मेदार हूँ। 1 हफ्ते बाद मेरी सास ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहने लगी कि मुकेश के दोस्त ने दी है। मुकेश ने कहा था कि तुम्हें देने के लिए। 2 दिन बाद मैंने अपनी सास से पूछा कि मुकेश को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था ना, फिर उसने चिट्ठी कैसे लिखी? तब सास कहने लगी कि तुझे किसने कहा कि मुकेश पढ़ा लिखा नहीं था? वह MBA पास था। आगे मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुकेश को जानने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की थी। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में आ गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि सोनाली, शादी के दिन जब मैंने तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखा तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया। तुम बहुत सुंदर लग रही थी और इस वक्त मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया।
और हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने शहर से एमबीए किया था। पर पापा ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उनकी ज़मीन को कभी बंजर नहीं रहने दूँगा। मुझे जॉब करने की बहुत इच्छा थी, पर उनकी ज़िद के आगे मैं अपने सपनों को दरकिनार कर दिया। पर जब शादी की रात तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो, तो मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट गया था। मैं कभी रोया नहीं था, पर जब तुम मेरे फ़ोन से मेरे सामने किसी और लड़के से ऐसी बातें करती जिसका सिर्फ पति होकर मेरा अधिकार था, तो मैं खेत पर जाकर रोता था। और जिस वजह से यही सब सोचते सोचते मुझे कब और कैसे कैंसर हो गया पता ही नहीं चला। जब मुझे यह पता चला तो मैं तुरंत ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, अब तुम आज़ाद हो, तुम चाहो जिससे अपनी शादी कर सकती हो। वह सब पढ़ते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है। आज भी मैं इसी की यादों के सहारे और मुकेश की विधवा के नाम से ही जी रही हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और बस अभी अभी उनकी चिट्ठी पढ़कर रखी है। दोस्तों, सुंदर चेहरा देखने से अच्छा है कि हम सुंदर मन पहचानना सीखें। असली सुंदरता बाहर से ना होकर दिल से होती है, नहीं तो सुंदर चेहरे के पीछे ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।